आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके सामने यदि दिया हुआ नोट्स है तो आप उसको खोल के रखेंगे, और यदि आपके सामने बुक है तो बुक को रखिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें से हमारा जो रिएक्शन है वो बुक से ही लिया गया है। जो अभी आपके सामने आप उसको खोल के रखिए, क्योंकि दोनों में लगभग सेम चीज़ है, लगभग नहीं पूरा सेम चीज़ है। ठीक है, तो जिसके पास बुक है बुक खोल के रखिए, और जिसके पास नोट्स है वो नोट्स खोल के रखिए। और ऑनलाइन वाले बच्चे, आपके पास तो अभी फिलहाल नोट्स नहीं है तो आप अपने सामने बुक खोल के रखिए, और बुक से यहाँ पे आप थोड़ा सा कनेक्ट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुक से पढ़ने का फील अलग है, नोट से पढ़ने का अपना अलग मजा है। तो बुक आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको थोड़ा सा अच्छा लग पाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर मेटल्स का क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कि मेटल के अंदर क्या क्या गुण है। चलिए, इसमें हमारा अलग अलग टॉपिक है और अलग अलग टॉपिक में अलग अलग बातें कही गई हैं, तो उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला टॉपिक है इसके अंदर, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। यानी कि एक टॉपिक अपने आप में क्वेश्चन बन गया है आपका, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग दिया। कह रहा है ना कि क्या होगा जब मेटल्स को हम लोग जलाएंगे, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो वही कहा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। इसका मतलब है कि सिंपल सा यह कह रहा है कि क्या होगा जब हम लोग मेटल्स को जलाएंगे एयर के प्रेजेंस में, क्या होगा। चलो जरा देखते हैं क्या होगा। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन यानी कि एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कि लगभग हर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसी चीज़ को यदि आप और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। दो एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, दोनों में से कोई आप एक एग्जांपल याद रख लेना, एग्जाम में बहुत है। देखिए, कॉपर हमारा क्या है, एक मेटल है, और यहाँ पे हमारा O2 का मतलब क्या है, एयर या फिर ऑक्सीजन आप कह सकते हैं। इन दोनों को जब आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे सामने बन के आएगा कॉपर ऑक्साइड। तो क्या ये हमारा मेटल ऑक्साइड हुआ। कॉपर का मतलब क्या, मेटल, O का मतलब क्या, ऑक्साइड। तो क्या ये हमारा मेटल ऑक्साइड बना, बिल्कुल मेटल ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे हमारा बन गया कॉपर ऑक्साइड, जो कि कलर में कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। ठीक है, तो सारा बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं। एल्यूमिनियम को आप रिएक्ट करवाओ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एल्यूमिनियम भी हमारा क्या है, एक मेटल ही है, तो रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ से आपने ये समझा, पहला बात आपने ये समझ लिया कि जब हमारा मेटल एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनाता है। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो एग्जाम्पल आपके सामने था, दोनों में से कोई आप एक याद रख लीजिएगा और एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते चलते हैं आगे। उसके बाद कहा गया है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। देखिए ऊपर में ना आपके सामने जो ऑक्साइड बन के आया, पहला कॉपर ऑक्साइड और दूसरा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अधिकतर मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ना घुमाया जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप सतर्क हो जाइए। पहले यहाँ पे जो हमारा मेटल ऑक्साइड बना है, पहले वाले में कॉपर ऑक्साइड, दूसरे वाले में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अधिकतर ऑक्साइड हमारे किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड है जो कि दोनों प्रकार का नेचर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया हमारा, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों प्रकार के नेचर को शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों। तो सच मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड दोनों प्रकार का नेचर शो करेगा, यानी कि एसिड वाला भी और बेस वाला भी, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है ना। और अब यहाँ पे आप याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 2, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट और वाटर बनता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि कुछ मेटल ऑक्साइड हमारे पास है जो कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। अब चूंकि दोनों शो कर रहा है तो दोनों आपस में कभी यदि रिएक्ट कर गया तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। बेसिकली वो एसिड और बेस ही तो रिएक्ट कर रहा है ना, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वही बात है जो आपने यहाँ पे अभी पढ़ा ना, वही हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोज मेटल ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि वही मेटल ऑक्साइड जो
दोनों प्रकार का नेचर शो करे, एसिडिक और बेसिक दोनों। और चूंकि वो दोनों नेचर शो कर रहा है तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा एसिड और बेस, जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसी ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो मेटल ऑक्साइड दोनों प्रकार का नेचर शो करे, एसिडिक और बेसिक दोनों, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो इस प्रकार के मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका भी हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसको पहले रिएक्ट करवाएंगे HCl यानी कि एसिड के साथ, उसके बाद फिर रिएक्ट करवाएंगे इसको बेस के साथ, ठीक है। चलिए तो पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, यानी कि हमारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि ये दोनों प्रकार के नेचर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों। तो इसको पहले आप रिएक्ट करवाओ एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ, तो क्या बनेगा AlCl3 जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर तो हमारा बनेगा ही। यानी कि बेसिकली अब यहाँ पे आप बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो बेसिकली आप क्या रिएक्ट करवा रहे हो आपस में, एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हो। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारा वही चीज़ है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो ये दोनों प्रकार के नेचर शो करेगा, एसिडिक और बेसिक दोनों, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और आगे हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH यानी कि बेस के साथ। अच्छा, हमने बताया था आपको कि NaOH को कैसे पहचानते हैं, जिसके लास्ट में OH लग जाए वो हमारा बेस है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए ये भी एक्चुअली में तो एसिड और बेस ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब दोनों नेचर है इसके पास, और ये हमारा बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। तो दिक्कत इसमें, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। अच्छा, जब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछे तो पहले आप इसके डेफिनेशन को लिखिएगा, और हो सके तो इसका 2 नहीं तो फिर आप 1 एग्जाम्पल इसका दे दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई 1 एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water but some of these dissolves in water to form alkali। अधिकतर मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं है, यानी कि मेटल ऑक्साइड को आप पानी में मिलाओगे तो वो घुलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही ले लीजिए, ये हमारा क्या एक मेटल ऑक्साइड है, तो यदि आप इसको पानी में मिलाओगे ना तो ये जल्दी मिलेगा नहीं, घुलेगा नहीं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि पानी में आराम से घुल जाते हैं। और याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 2, जो मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाए उसको हम लोग क्या कहते थे, अल्कलीज कहते थे, याद आ गया। और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने सेम डेफिनेशन लिखा था अल्कली का, और चैप्टर नंबर 3 में भी हमने अल्कली का सेम डेफिनेशन लिखा है, आप चाहे तो मिला भी सकते हैं, ठीक है। सेम डेफिनेशन लिखने का मेरा मकसद यहाँ पे है कि आपको कन्फ्यूज ना किया जाए, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा वही बात है, अल्कली का मतलब क्या हो गया, बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो वो बेस जो कि पानी में आराम से घुल जाए उस प्रकार के बेस को हम लोग अल्कलीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज एज फॉलोज। 2 एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे, पहला सोडियम ऑक्साइड का, दूसरा हमारा पोटेशियम ऑक्साइड का। तो ये दोनों का दोनों हम लोग पानी में जिसको मिलाएंगे सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, तो ये हमारा NaOH बनेगा, और ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्कली कहलाएगा, क्योंकि पानी में घुल गई। उसी प्रकार से हमारा पोटेशियम ऑक्साइड के साथ है, पोटेशियम ऑक्साइड को यानी कि K2O को H2O के साथ आपस में आप मिलाएंगे तो ये भी आपका KOH बनेगा, जो भी ये भी हमारा एक अल्कली है, यानी कि ये भी पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, सोल्यूबल है, तो ये भी हमारा एक अल्कली हो गया। तो अल्कली के बारे में भी पूछे तो आप ये 2 एग्जाम्पल में से कोई 1 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अभी तक आपने मेटल्स का रिएक्शन देखा किसके साथ, एयर के साथ। अब आप देखो मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। देखिए टॉपिक बिल्कुल छोटा सा देखने में लगता है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत गहरा बात लिखा हुआ होता है। तो चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें से सवाल बहुत सारे आते हैं MCQ टाइप, तो इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, हर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो क्या होगा जब मेटल्स हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखते हैं क्या होगा। देखिए मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पहले ही बात में कह दिया है कि जब मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, मेटल प्लस वाटर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, ये हमारा बनेगा। चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे एक है Na, यानी कि सोडियम हमारा क्या है, एक मेटल है। इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ, तो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो क्या बना, देखो सोडियम ऑक्साइड बना। सोडियम ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे सोडियम का मतलब मेटल, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो क्या ये मेटल ऑक्साइड हुआ। मेटल ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, सिंपल सा बात है। मेटल का मतलब सोडियम, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ये हमारा बन गया। और लास्ट में हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रहा है। तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल तब का जब हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए अभी तक आपने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपके सामने मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला। लेकिन अब क्या होगा जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आप क्या कर रहे हो, मेटल ऑक्साइड को ही पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। देखो ऊपर वाला रिएक्शन देखो, ऊपर वाले में आपने क्या किया, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपने बनाया Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। अब इसी सोडियम ऑक्साइड को आप दोबारा पानी के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल हमारा सेम है, तो इस वाले Na2O को ऊपर से उठा के हमने पानी के साथ यहाँ पे मिला दिया तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। देखते हैं क्या बन रहा है। Na2O हमारा क्या, एक सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaOH जो कि हमारा क्या है, एक मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है। यहाँ पे मेटल के लिए क्या है Na और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या है OH, तो ये हमारा हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे ना अभी तक आपने दो बात समझा। पहला ये कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन जब मेटल ऑक्साइड ही पानी के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो हमारा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दोनों का एक एक दे दिया है। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे अब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा गया, जैसे देखो यहाँ पे मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। अच्छा यहाँ पे ना अब हम लोग मेटल का रिएक्शन देखने वाले हैं कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देखते चलिए क्योंकि इसमें से सवाल बहुत बार सीबीएसई पूछा है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट में कहा गया है कि मेटल्स जैसे सोडियम और पोटासियम ये बहुत ही तगड़ा रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। यानी कि सोडियम और पोटासियम को यदि आप ठंडे पानी में डालते हो ना तो बहुत भयंकर रिएक्ट करेगा, ये बहुत बड़े लेवल पे ये आग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वायलेंटली का मतलब है बहुत गंदा ये रिएक्ट करता है, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे ये हीट प्रोड्यूस करता है। कब, जब सोडियम और पोटासियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, इतना तगड़ा रिएक्शन होता है कि बहुत ही बड़े लेवल पे ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कैसा ये नेचर में है, एक्सोथर्मिक के नेचर में, यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है। इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कैचेज फायर, और जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उस हाइड्रोजन गैस के पास यदि गलती से आप आग लेके चले गए तो आग पकड़ लेगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस नेचर में कैसा होता है, कैसा, आग पकड़ने वाला होता है बेसिकली, बहुत ज़्यादा आग पकड़ता है। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, नीचे सोडियम है, आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, वो भी कैसा वाटर, कोल्ड वाटर, तो क्या बन रहा है NaOH H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और क्या बन रहा है हमारा हीट एनर्जी यानी कि हीट तो निकलेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया। आगे बढ़ते हैं फिर के, सोडियम का आपने देख लिया, पोटेशियम का भी देख लो। पोटेशियम को अभी आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या बनेगा, KOH बनेगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हीट एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये हमने सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन देखा ठंडे पानी के साथ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर कोल्ड और हॉट इज लेस वायलेंट, यानी कि कैल्शियम का जो रिएक्शन है ठंडे और गर्म पानी के साथ, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, कैल्शियम का रिएक्शन उतना तगड़ा नहीं होता। हालांकि रिएक्ट तो करेगा रिएक्ट तो करेगा लेकिन उतना तगड़ा रिएक्शन नहीं होता जितना तगड़ा सोडियम और पोटेशियम में होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ भी हीट एनर्जी बाहर निकलेगा लेकिन उतना नहीं निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या कहा गया देखो, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर, इतना ज़्यादा इसमें हीट नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन गैस आग को पकड़ ले, इतना ज़्यादा वो तगड़ा नहीं होता। देखो यहाँ पे ना
कैल्शियम जो है ठंडे और गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उतना ज़्यादा तगड़ा रिएक्ट नहीं करता है। और चूंकि उतना ज़्यादा तगड़ा रिएक्ट करता भी नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा इसमें वो जल्दी आग भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, आगे कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज रिएक्शन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। कैल्शियम को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, ये वाटर ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है इसमें। तो CaOH2 बनेगा और हमारा हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही। आगे एक पॉइंट इसमें लिखा गया है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। अच्छा, आप यहाँ पे आप ये समझो, आप इमेजिन करो कि आपके सामने ना एक गिलास रखा हुआ है। ठीक है, उस गिलास में आपके सामने ठंडा या फिर गर्म पानी कुछ भी रखा हुआ है, चलो मान लो ठंडा ही पानी। आपके सामने गिलास है, उस गिलास में, गिलास ट्रांसपेरेंट गिलास है, शीशा वाला गिलास है, उस गिलास में ठंडा पानी है, उस ठंडे पानी में आपने कैल्शियम मिलाया। ठीक है, रिएक्ट तो किया, हाइड्रोजन गैस भी निकला, लेकिन आप ग्लास को टच करोगे उतना ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होगा। लेकिन आप उस ग्लास में एक चीज़ गौर करोगे कि जो कैल्शियम आपने डाला था ना पानी में, वो कैल्शियम ऊपर में तैर रहा है, किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स के रूप में चिपक गया है, किसके साथ? कैल्शियम के साथ। तो आपको कैल्शियम जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि तैरता हुआ दिखाई देगा। तो ये बात हो गया हमारा कैल्शियम के बारे में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर ये किसके साथ रिएक्ट करता है भाई? इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करके हॉट वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है नीचे में। Mg को आप रिएक्ट करवा रहे हो, वाटर वो भी कैसा? गर्म पानी। ठीक है, हॉट वाटर। तो MgOH का होल 2 बनेगा और H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसके बारे में भी कुछ बातें लिखी गई है नीचे। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम। इसमें भी आप वही इमेजिन कर लो कि ग्लास था, ग्लास में पानी रखा हुआ था, गर्म पानी, उसमें हमने मैग्नीशियम को डाला, हाइड्रोजन गैस तो निकला, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? उसके साथ मैग्नीशियम जाके चिपक गया। इसलिए आप देखेंगे कि ऊपर में आपका ग्लास के ऊपर मैग्नीशियम तैरता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सवाल भी आता है कि मैग्नीशियम तैरता हुआ क्यों दिख रहा है आपको, फ्लोट करता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसके साथ जाके चिपक गया है, इसीलिए। ठीक है, और चूंकि हाइड्रोजन गैस और गैस का नेचर क्या होता है? हमेशा ऊपर इन्वायरमेंट में जाके मिलना होता है उसका, इसीलिए वो ऊपर में आपको तैरता हुआ दिखाई देगा, कैल्शियम के केस में भी और मैग्नीशियम के केस में भी। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water। लेकिन हमारे पास कुछ और भी मेटल है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये ऐसे मेटल है जो कि ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा। फिर ये रिएक्ट किसके साथ करता है? ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, यानी कि भाप के साथ। ठीक है, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये रिएक्ट करेगा भाप के साथ। अच्छा, भाप हमारा क्या होता है? भाप बेसिकली वाटर ही तो होता है, और वो कैसा वाटर? हॉट वाटर। जैसे हम लोग की मम्मी जब घर में कुकर में दाल बनाती है तो गैस हमारा बाहर निकलता है, वो गैस कैसा होता है? गर्म होता है। और वही गैस हमारे तरीके से किसका रूप है? वाटर का रूप है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मेटल्स जैसे हमारा एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है ठंडे और गर्म पानी के साथ रिएक्ट ना करके बल्कि गर्म भाप के साथ ये रिएक्ट करता है। क्या बनाएगा फिर? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, नीचे है आपके सामने एग्जांपल, एल्यूमिनियम और आयरन का है। इसी प्रकार से आप जिंक का अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम को आप रिएक्ट करवा रहे हो H2O के साथ, यानी कि स्टीम के साथ, तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसी प्रकार से आयरन के साथ है, आयरन को आप रिएक्ट करवा रहे हो स्टीम के साथ, तो Fe3O4 और H2O बनेगा, सॉरी H2 बनेगा केवल, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये 4 ऐसे मेटल हैं जो कि किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। चाहे वो गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, चाहे भाप हो, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो इसमें ना हम यहाँ पे एक बात और बता देना चाहते हैं आपको क्लास ओवर करने से पहले कि ये चैप्टर ना कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कुछ इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका ये चैप्टर तगड़ा तैयारी समझा जाएगा, बहुत अच्छा तैयारी। तो अगला वाला टॉपिक है हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।